Thanks to Ustad Chahat Fateh Ali Khan. Because of him, music teacher has been hospitalized for a week now. जब मैं इस तरह के कमेंट्स देखता हूँ मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है और मुझे बड़ा गम होता है, क्योंकि ये सबूत देता है कि हमारी कौम को आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता. उस्ताद चाहत फ़तेह अली ख़ान ने म्यूज़िक को हॉस्पिटल नहीं भेजा, बल्कि उन्होंने सबूत दिया है कि साउथ एशियन में भी म्यूज़िकल जीनियसेस एग्जिस्ट करता है. अगर आप सोच रहे हैं मैं आपके साथ मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है. इस चैनल पे सिर्फ सीरियस बातें होती हैं. चाहत फ़तेह अली ख़ान की महारत का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें प्लेटो यानी अफलातून के एक डायलॉग आयोन को समझना होगा. आयोन में सोक्रेटिस एक रैप्सोड यानी एक शायर से मिलता है जो होमर की शायरी आम आवाम को सुनाता है. अब ये होमर कौन है? होमर ग्रीक ट्रेडिशन और शायद दुनिया की तारीख का सबसे मारूफ पोइट है जिसने इलियड और ऑडिसी कंपोज की थी. लेकिन होमर को उस वक्त नहीं पता था कि अगला म्यूजिकल जीनियस साउथ एशिया से आएगा. लेकिन चलें उसे माफ़ कर देते हैं. तो बेसिकली ये रैप्सोड गलियों में जाता था और लोग उसकी शायरी से लुत्फ लेते थे. पूरे ग्रीस से लोग आते थे इसको सुनने, क्योंकि उन्हें होमर की शायरी का भी शौक था. और आयोन ये रैप्सोड बहुत खूबसूरती से होमर की शायरी को बयान करता था. अब ज़रा 2 सेकंड के लिए पीछे हो और सोचें कि आपकी घर की गली में एक बंदा अजीब कपड़ों में शायरी सुना रहा है. क्या उसके इर्द गिर्द एक हजूम होगा जो उसकी शायरी सुनने के लिए आया है? क्या आप जाएंगे उसकी शायरी सुनने? क्या आप अप्रिशिएट करेंगे उस रैप्सोड के आर्ट को? मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी ऐसा करेगा. अगर मैं अपनी गली में इस तरह के किसी बंदे को देखूं, मैं सीधा पुलिस को फ़ोन करूंगा. लेकिन चलें, वक्त बदल जाता है. फिर सोक्रेटिस आयोन से पूछता है, आयोन की शायरी सुनकर, जानी तुझे खुद भी होमर की बातें समझ आती हैं या तुम वैसी सुना रहे हो लोगों को? आयोन वापस कहता है कि जाहिर सी बात है बॉस, वरना मैं होमर की शायरी सबको कैसे सुनाता इतने अच्छे तरीके से. लेकिन सोक्रेटिस एक गंदी मक्खी की तरह आयोन को तंग करता रहा और फिर उसने आयोन से कहा कि इसका मतलब है कि तुम बड़े एक्सपर्ट हो गए उन्हीं टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में होमर एक्सपर्ट था. जवाब में आयोन फिर से कहता है, जाहिर सी बात है. फिर सोक्रेटिस ऑब्जर्व करता है कि अगर होमर की शायरी में घोड़े भगाने की बात हो, फिर आयोन भी घोड़े भगाने में एक्सपर्ट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसे होमर की सारी बातें ना सिर्फ याद हैं बट उसे समझ भी आती हैं. तो आयोन ने जवाब में फिर से कहा, हाँ ऐसा ही है, मुझे घोड़े भगाने भी आते हैं. तो फिर सोक्रेटिस पूछता है, आयन भाई यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? अपना टाइम क्यों ज़ाया करें लोगों को शायरी सुना के? जाके घोड़े भगाएं. घोड़े भगाने में पैसा भी बहुत है और इज्जत भी बढ़िया. और तो और आयोन को चाहिए कि वो पूरे ग्रीस से हॉर्स रेसेस को ट्रेनिंग दे और उनसे पैसे ले. अब आयोन थोड़ा फंस जाता है. सोक्रेटिस ने दिखा दिया कि आयोन को घोड़े भगाने के बारे में कुछ नहीं आता. और तो और आयोन को किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता होमर की शायरी में. ये एग्जैक्ट आर्ग्यूमेंट किसी भी प्रोफेशन के बारे में लग सकती है. अगर एक डॉक्टर की बात हो होमर की शायरी में, इसका ये मतलब नहीं है कि आयोन भी एक डॉक्टर है. तो फिर सवाल बनता है, आयोन इतनी अच्छी शायरी कैसे सुनाता था इन लोगों को इन्हीं टॉपिक्स पर? अगर उसे खुद कुछ नहीं पता, उसे शायरी में इन टॉपिक्स के बारे में सब कुछ कैसे पता है? इसका जवाब देने से पहले हमें ज़रा मॉडर्न डे आयोन चाहत फ़तेह अली ख़ान के पास जाना होगा. चाहत भाई को भी आयोन की तरह कुछ भी नहीं पता, लेकिन लोग तो चाहत भाई का मजाक उड़ाते हैं जिस तरह हमने उस कमेंट में देखा. और दूसरी तरफ आयोन को लोग ग्रीक सोसाइटी में इज्जत देते थे. तो ये हो क्या रहा है? मुझे लगता है कि ये हमारे मुआशरे की गलती है, क्योंकि मुझ जैसे लोग पुलिस को बुला लें अगर वो चाहत भाई को गली में शायरी करते हुए देख लें. वापस आयोन की तरफ चलते हैं. चाहत भाई की तरह आयोन भी शायरी करने की काबिलियत रखता है, लेकिन ये काबिलियत आती कहाँ से अगर उसे अपने टॉपिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है? सोक्रेटिस हमें इसका एक जवाब देता है. सोक्रेटिस के मुताबिक शायरों को नहीं पता होता कि उनकी शायरी कहाँ से आ रही है. अब उस ज़माने में सोक्रेटिस ने कहा था कि ग्रीक गॉड्स इंसान को डिवाइनली पोजेस कर लेते हैं और शायर के अंदर घुस जाते हैं और फिर वो शायरी करते हैं. इस वजह से आयोन को घोड़े भगाने के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी शायरी को फुल समझ है घोड़ों की. सोक्रेटिस को लगता था कि इस तरह की शायरी करने की सलाहियत ऊपर से आती है, क्योंकि इंसान के पास इस तरह की शायरी करने की कुव्वत नहीं होनी चाहिए. लेकिन मुझे ये बात थोड़ी गलत लगती है. मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर ऐसी शायरी करने की कुव्वत है. कोई ग्रीक गॉड्स बंदे के अंदर नहीं उतरता है, बल्कि इंसान के अंदर एक अनकॉन्शियस फोर्स है जो एक्टिव हो जाती है जब इंसान हैवी किस्म की शायरी कर रहा होता है. फिर भी पोजेशन वाली बात सोक्रेटिस की सही है. कुछ ना कुछ तो हो रहा है शायरी में जो आम नहीं है. बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की हालत में पहुंचना जहां आपका अनकॉन्शियस आपके सामने आ जाता है. बाज़ लोग पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं अपने अनकॉन्शियस से मुलाकात किए बगैर. तो आयन को इज्जत देना बनता है, चाहे उसे घोड़े भगाने या डॉक्टर बनने के बारे में कुछ ना पता हो. एक वजह थी कि इतना बड़ा हजूम सुनता था आयन की बातों को.
لیکن آج کل کے زمانے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سارے اچھے آئیڈیلز ختم ہو چکے ہیں. ہم سب ریشنالٹی کے آئیڈیل کو ویلیو کرتے ہیں, لیکن ریشنالٹی کبھی بھی اچھا آرٹ نہیں بنا سکتی, کیونکہ ریشنالٹی نہ ہمارے انکانشیس کو پسند ہے اور نہ ہی گریک گاڈس کو. لیکن اس وقت لوگ الگ آئیڈیلز کو ویلیو کرتے تھے. انہیں لگتا تھا ایک خوبصورت زندگی ایک ریشنل یا ایک عقل مند زندگی سے بہتر ہے. انہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ آئون کی شاعری آنکھ سے ہے, چاہے وہ گریک گاڈز ہوں یا وہ آپ کا انکانشیس ہو جو شاعری لکھ رہا ہو. انہیں صرف اس بات سے مرض تھا کہ آئون کتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہے. لیکن آج کل کے زمانے میں لوگ مذاق کے لینس سے دیکھتے ہیں شاہد فتح علی خان کو, جو اس طرح کی شاعری کر رہا ہے جو پرانے زمانے میں آئون کرتا تھا. لوگوں کو لگتا ہے یہ بندہ ایک میم ہے جو بس ایویں بکواس کر رہا ہے. اینشینٹ گریکس اس بات سے بڑا افسردہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اچھے آرٹ کو. ایک کام کریں, کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ آرٹ پیس کیا ہے اور کیوں ہے, اور پھر شاید آپ کو احساس ہو کہ آج کل کے لوگ ویسا آرٹ نہیں بناتے جو اچھا ہوتا ہے. ہمیں آج کل پہچاننا ہی نہیں آتا اچھا میوزک. پچھلے زمانے میں ہم بہتر تھے اس کام میں. بیٹلز اور بیچ بوائز ایک وجہ کے لیے مشہور ہوئے تھے, ان کا میوزک اچھا تھا. اور اب ٹیلر سوئفٹ اور عاطف اسلم ہے. کچھ بہت بری طرح بدلا اس ٹائم میں. اب بڑے سالوں بعد مجھے امید مل رہی ہے, کیونکہ ایک اچھا آرٹسٹ فائنلی نکلا ہے کہیں سے, جو بدو بدی کرتے ہوئے اپنے سب کانشیس سے خوبصورت آرٹ بنا رہا ہے. ہم سب کو اس بندے کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ شاید شاہد فتح علی خان بیٹلز جتنا امپیکٹ کر سکتا ہے میوزک سین پہ. موقع دیں بس اس عقل مند اور خوبصورت انسان کو, اور پھر آپ سمجھیں گے کہ سوکریٹیز کو کیوں لگتا تھا کہ شاعری کرنے کی صلاحیت اوپر سے آتی ہے. ورنہ اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے, اگر ہم اسی راستے پہ چلتے رہے اور آرٹسٹ کا مذاق اڑاتے رہے, تو ہم کبھی بھی اچھا آرٹ نہیں بنا پائیں گے, اور نہ ہی ہم کرنٹ آرٹسٹ کو عزت دیں گے.